देखो शुरू करेंगे हम संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन, नाउन यानी नेमिंग वर्ड। यहाँ पे बात करते हैं स्क्वीटल और अनई की। स्क्वीटल कहती है कि अनई सर्कस देखने में बहुत मजा आया ना। स्मिता और विवेक को जोकर को देखकर बहुत हंसी आ रही थी। अनई कहता है उसके ऊपर, हाँ स्क्वीटल, मुझे तो शेर, चीता, भालू देखने में बड़ा मजा आया। तुझे सर्कस के बाहर की दुकान से यहाँ मुकोटा पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। मुकोटा यानी वो जो फेस मास्क पहनते उत्तरायण पे मिलता है ना, अलग अलग मुकोटे, उसको कहा जाता है मास्क, एक प्रकार का। बराबर। तो यहाँ स्क्वीटल और अनय कुछ सर्कस देखने गए हैं, वहां की कुछ चर्चा कर रहे हैं कि किसको क्या पसंद आया, किसको क्या पसंद नहीं आया, सर्कस में क्या क्या देखा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बताया है उन्होंने कि स्क्वीटल और अनय स्मिता, विवेक, जोकर, मुकोटा, हंसी, सर्कस, दुकान, शेर, चीता, भालू भालू आदि की बातें कर रहे हैं, यानी उनकी बातें हो रही है। यहाँ पे स्क्वीटल, अनय, स्मिता, विवेक, जोकर व्यक्ति है, यानी व्यक्तियों के नाम है। शेर, चीता, भालू प्राणी है, यानी प्राणियों के नाम है। मुकोटा एक वस्तु है, यानी चीज का नाम है। सर्कस दुकान स्थान है, तो स्थान यानी जगह, प्लेस, प्लेसेस। सर्कस एक जगह पे है, दुकान दूसरी जगह पे है। हंसी एक भाव है, हंसना एक भाव है, रोना, हंसना, रूठ जाना, उदास होना, ये सारे भाव है। पहल क्या हो रहा है, पहल सीधे बैठो। किसी भी परिभाषा देखो संज्ञा की, कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्तियों के नाम आए, किसी वस्तुओं के नाम आए, किसी स्थान के नाम आए, किसी प्राणियों के नाम आए, या भाव जो उत्पन्न होते हैं, वे नाम को संज्ञा कहते हैं। उनको नेमिंग वर्ड कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न एक है कि आप कहाँ रहते हैं, उस स्थान का नाम लिखिए। मैं हिम्मतनगर में रहता हूँ, मैं हिम्मतनगर के महावीर नगर में रहता हूँ, या मैं हिम्मतनगर के पास के गांव में रहती हूँ या रहता हूँ, वॉटेवर, या मैं हिम्मतनगर के बेड़ना रोड पे यशस्वी बंगलो या शिल्प माधव सोसाइटी में रहती हूँ, वॉटेवर। आपको आपका नाम लिखना है, आप जहाँ रहते हो उस स्थान का नाम लिखना है। आप जहाँ पे भी रहते हो उस जगह का नाम लिखना है। दुख, सुखी, खुशी, इन भावों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाओ। चलो, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके चले जाने से, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके आने से। ऐसे दो वाक्य बनाने हैं दुख और खुशी पे। यहाँ पे एक वाक्य लिखोगे, यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखोगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। 3 में क्या करना है कि शब्दों में से स्थान, व्यक्तियों के नाम अलग करने हैं, और दूसरे पेज में आपको ऐसा बॉक्स दिया है जहां पे आपको क्या करना है, एक जगह पे लिखा है स्थान और दूसरी जगह पे लिखा है व्यक्तियों के नाम। अभी आपको पता है ना कि स्थान किसे कहते हैं। मैं ऐसा बोलूंगी कि आगरा को बुलाया जाए, तो आगरा क्या आ सकती है? क्या कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है? वो नहीं, वो क्या है, एक स्थान है। तो आगरा को हम एक स्थान में लिखेंगे। मैं ऐसा बोलूंगी कि चलो रोहन को बुलाया जाए, तो रोहन एक व्यक्ति है, वो आ सकता है, वो चल फिर सकता है, वो बोल सकता है, वो कुछ लेकर आ सकता है, कुछ दे सकता है, उसके भाव बता सकता है, इसीलिए उसको व्यक्तियों में गिना जाएगा। तो जैसे कि दीपा लड़की है लेकिन शिमला स्थान है, रामनगर स्थान है, सुलेखा लड़की है, दिल्ली स्थान है, कुतुब मीनार स्थान है, लाल किला स्थान है, रोहन नरेश व्यक्ति है, कौशल्या व्यक्ति है, मैदान स्थान है, पार्क स्थान है, दिव्या लड़की यानी व्यक्ति है, मुंबई स्थान है, और शुभम भी एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो व्यक्तियों के नाम है, वहां पे आपको व्यक्तियों के नाम में लिखना है, जहां स्थान बताए गए हैं उनको स्थान में लिखना है। तो वो भी आज का आपका कार्य रहेगा। आवाज क्यों हो रही है, आवाज क्यों आ रही है?
सेकेंड पेज, पेज नंबर 31। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आगे जो सूचित किया गया है, यहाँ स्थानों के नाम लिखने हैं, यहाँ व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, यानी क्वेश्चन 3 भी आपका यहाँ होमवर्क में जाएगा, बराबर। उसके नीचे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, जिनमें व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक होता है जातिवाचक, जिनमें जाति दर्शाई जाती है। एक होता है भाववाचक, जिसमें भावों का उत्पन्न होना रहता है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो राम, गंगा, दिल्ली, अमेरिका, दिसंबर, राष्ट्रपति भवन आदि। ठीक है। जाति किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की जाति, लड़कियों की जाति, नदी, पशु पक्षी, बगीचा, मनुष्य जाति आदि। हंसी यानी क्या? तो हंसना एक भाव है, मिठास एक भाव है, बचपन है, वीरता है, ईमानदारी है आदि। तो ये भावों के आधार पर, जातिवाचक के आधार पर, व्यक्तिवाचक के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं, जैसे कि आवाज नहीं करनी चाहिए, म्यूट कर दो, जिसका म्यूट ऑन हो वो लोग म्यूट ऑफ करो। जैसे कि पिंकी मेरी बहन है, तो पिंकी यहाँ व्यक्ति है। गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्ति में लिया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दीपू तेज चल रहा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पे पिंकी, गंगा, दिल्ली, दीपू, मुंबई, ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर व्यक्तियों के नाम भी आए, वस्तुओं के नाम भी आए, स्थानों के नाम भी आए, और इन तीनों का समावेश व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किया जाता है। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा को देखेंगे और इसी के आधार पर इसकी परिभाषा को जानेंगे। जैसे कि हमें उसकी परिभाषा दी है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई एक व्यक्ति का नाम आया या किसी वस्तु का नाम आया या किसी दिल्ली यानी किसी स्थान का नाम आया, बराबर है, तो उनका जब नाम आता है तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं, कहा जाता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी बताओ। ओके, क्वेश्चन 4 देखेंगे। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, क्वेश्चन 4, पेज नंबर 32। आज तो मेरा फोन बहुत स्लो चल रहा है, आज बैटरी भी नहीं है, कम है बैटरी। अभी भी एक और क्लास है। देखो क्वेश्चन 4 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि शब्दों से वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को अलग करके लिखिए। जैसे कि मशीन क्या है? कोई बात नहीं, अगर अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास तो टेक्स्ट बुक है ही ना भाई, उसमें देख लो। मशीन क्या है? तो वस्तु है। आटा क्या है? आटा क्या है? वस्तु है। चीनी वस्तु। राम क्या है? राम क्या है? राम क्या है? व्यक्ति का नाम है ना, प्राणी में चला जाएगा ना। ताजमहल, टेम्स नदी, सीता, विद्यालय, रसिका, दिव्यम, गली, भालू, बैंक, स्थान है कटोरी और कलम। तो इन तीनों को तीनों स्थान में रखना है। नीचे दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, जातिवाचक। जातिवाचक किसे कहते हैं वो देखेंगे। म्यूट कर दो भाई। जातिवाचक की बात करें
तो जातिवाचक में हम लेंगे जैसे कि पहाड़ बहुत सुंदर होते हैं, लड़कियां भी बहादुर होती है, भारत की नदियां पूजनीय है, इस जंगल के पशु खतरनाक हो सकते हैं, बगीचा सुंदर है। तो यहाँ पे पहाड़, लड़कियां, नदी, पशु, बगीचा आदि शब्द एक जाति के सभी प्राणियों को या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए है। तो यहाँ पे देखो, पहाड़ जो है तो पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो पहाड़ों की जाति, लड़कियों को लड़कियां ही कहा जाता है, लड़के नहीं कहा जाता, इसलिए लड़कियों की जाति। नदी जो है वो उनको नदी नाम ही दिया गया है, नदियों की जाति। पशुओं की जाति, बाग बगीचे जो बहुत खूबसूरत दिख रहे तो उनके जाति। कहीं पे हम बाग को देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये खेत है, हम यही कहेंगे कि ये कितना अच्छा बाग है या उद्यान है। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति के लिए प्रयुक्त होते, पूरी जाति के लिए, एक समूह के लिए, उसका जब बोध होता है तब उसको जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। ये किसी व्यक्ति के विशेष नाम न होकर पूरी जाति का प्रयोग करता है। जैसे कि जानवरों की जाति, तो जानवरों के अंदर मनुष्य नहीं आएंगे। जैसे जानवरों के अंदर भी देखो, गाय जो होता है वो पूरा अलग जाति दर्शाती है, भैंस जो होती है वो पूरी अलग जाति दर्शाती है, बाघ जो होते हैं वो पूरी अलग जाति के होते हैं, हाथी जो होते हैं वो पूरे अलग जाति के होते हैं। पक्षियों की बात कर रहे हैं तो पक्षियों में बहुत अलग अलग प्रकार की जाति होती है, जैसे कि कोयल तो अलग, कौवा तो अलग, भले दोनों का रंग काला है, तोता तो अलग, मोर तो अलग, कबूतर तो अलग, मैना तो अलग। तो पक्षियों में भी बहुत सारी जाति होती है। तो वो जब पूरा ग्रुपिज्म यानी पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रश्न 5 में दिया है कि संज्ञा शब्द में से जाति संज्ञा छांट कर लिखिए। जैसे कि श्याम, गाय, लाइब्रेरी, कलम, अहिंसा, क्रूरता, कलम, मैदान, लड़का, पशु, मोर, पर्वत, नदी, स्त्री, मेज, शहर आदि जाति वाचक संज्ञा आपको उसके अंदर से लिखनी है। तो मैं आपको ये भेजूंगी। उसके आगे वाला पेज। एक मिनट चालू रखना, हाँ बेटा। उसके आगे वाला भेद जो होगा है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। आप लोगों की क्लास अच्छी चलती है, आप लोगों की क्लास अच्छी लंबी लगती है। आज तो सुबह में से बैठी हूँ, पता ही नहीं चला कि कब 11:30 बज गए। अभी जैसे बैठी हूँ ऐसा लग। चलो, पढ़ाने का काम बहुत बढ़ गया है भाई, एग्जाम सर पर आ गई, अब तो कब खत्म, कोर्स खत्म करना है। बस शांति रखो। फोन आज बहुत स्लो चल रहा है, स्लो। पेज नंबर 33 भाववाचक संज्ञा। पेज नंबर 33 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो वो भी कुछ इस प्रकार से जाना जाएगा कि मीनू को चुटकुला सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, आम में बहुत मिठास है, बचपन में बहुत शरारत करती थी, वीरता सैनिकों का गहना है, ईमानदारी से काम करके सच्ची सफलता मिलती है। तो जहाँ पे प्रसन्नता है, मिठास है, बचपन है, वीरता है, ईमानदारी है, ये सभी शब्द किसी गुण, दोष या स्वभाव के होते हैं। किसी में अच्छे गुण का होना, बुरे गुणों का होना, किसी में अच्छे दोषों का होना, बुरे दोषों का, दोष यानी बुराई होता है,
200 का होना स्वभाव के हिसाब से चलता है कि उनका स्वभाव कैसा है। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर गुण, दोष और स्वभाव के आधार पर भाववाचक संज्ञा होती है। जो शब्द किसी परिभाषा से देखो, जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, दशा यानी स्थिति, परिस्थिति, दशा, स्वभाव को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? तो उदाहरणों के द्वारा समझेंगे हम। जैसे कि प्रश्न 6 हमें दिया है, उन्होंने लिखा है कि वाक्य में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मिठाई में बहुत खाली जगह है। मिठाई में खट्टापन होता है कि मीठापन? पहल, मिठाई में क्या? मीठास। उसी तरीके से प्रश्न 2 और प्रश्न 3, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने से उसकी खाली जगह की सीमा नहीं होती। प्रथम श्रेणी में अगर हम पास हो गए तो हम क्या होगे? दुख होगा कि प्रसन्न होगे? प्रसन्न हो गए। अर्जुन की, हाँ, अर्जुन की खाली जगह सराहनीय है। अर्जुन वीरता है, वीर है कि कायर है? सराहनीय है यानी कहने का मतलब बखानने के योग्य है, उसको वाह वाह करने योग्य है। तो क्या आएगा? उसकी वीरता आए। ओके, चलो अब म्यूट कर दो वापस। अब यहाँ पे आगे देखना है कि कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद माने। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो और भेद माने हैं। वैसे तो जातिवाचक संज्ञा के ही रूप माने जाते हैं। देखते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होते हैं जैसे कि 4 किलो चावल लेना, लेते आना, मुझे 1 लीटर तेल देना, कल रेखा ने 5 ग्राम सोना खरीदा, रूपम ने 10 लीटर पेट्रोल गाड़ी में भरवाया। तो द्रव्य यानी क्या? तो द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म, बराबर, जिससे हमें कुछ चीजें लेते हैं, हम लीटर में, किलो में लेते हैं कुछ चीजें, उसको कहते हैं। तो जैसे उसके अंदर समावेश होता है चावल, तेल, सोना, पेट्रोल, दूध, ये सभी धातुएं पदार्थ का या द्रव्य है। इन सभी को माप तोला जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। म्यूट करो, म्यूट करो, आपका माइक म्यूट करो। आगे देखेंगे। कैसे पता चलेगा? तो एक यहाँ पे गद्यांश दिया है, मैं पढ़ूंगी, आपको सुनना है। जैसे कि अनुच्छेद में से व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द छांटकर अलग लिखिए। सीता कल अपनी बहन के साथ बाजार गई थी। वहां से उसने अपने लिए 10 ग्राम सोने का कंगन खरीदा और अपनी छोटी बहन गौरी के लिए 11 ग्राम सोने की गले की चेन खरीदी। भगवान की मूर्ति के लिए एक छोटा सा 10 ग्राम चांदी का हार खरीदा। आगे आकर एक किराने की दुकान से 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, एक पैकेट 10 ग्राम हींग, बिस्कुट के 2 पैकेट और सुरभि के लिए 1 लीटर जूस का पैकेट भी खरीदा। फिर दोनों बहनें घर आई। तो यहाँ व्यक्ति कितने हैं? सीता व्यक्ति में आएगा, ठीक है। फिर भगवान भी व्यक्ति में आ जाएंगे, सुरभि व्यक्ति में आ जाएगी। बाकी जो उसने एक दिया ना 10 ग्राम सोना, वो द्रव्य में आ जाएगा। फिर 11 ग्राम की चेन, वो द्रव्य में आ जाएगा। 2 किलो चीन द्रव तो कब की मैं क्या बोल रही हूँ? अभी वीडियो में सुनना, अभी वीडियो में सुनना। हाँ, 2 किलो चीनी, नहीं सेंटेंस नहीं लिखने हैं, सेंटेंस नहीं लिखने हैं आपको। क्या? 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, एक पैकेट चाय पत्ती, 10 ग्राम हींग,
वो 5-6 लिख देना ना, 4-4 लाइन दी है तो 4-4 आपको पॉइंट्स बताने हैं। अरे ऐसे लिखना ना, पर ऐसे लिखना ना भाई, ऐसे लिखना 10 ग्राम, 10 ग्राम सोना, ये एक पॉइंट हुआ। फिर 10 ग्राम हींग, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख देना, अंदर दिए हुए हैं, मैं अंडरलाइन करके आपको शेयर कर देती हूँ। आगे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक उसे कहते हैं कि हम समूह में बैठते, ग्रुप में बैठते, उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि यह मेरी कक्षा है, तो कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं बैठेगा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे, यानी समूह होगा, ग्रुप होगा। बराबर, सभी विद्यार्थी पंक्ति में बैठे, पंक्ति में बैठे यानी लाइन में बैठे हैं। पंक्ति का अर्थ होता है कतार में खड़े रहना या बैठना, या लाइन में खड़े रहना या बैठना, या पंक्ति में खड़े रहना या बैठना, तो तीनों समानार्थी शब्द है। तो पंक्ति में बैठना यानी लाइन में बैठना। फिर सेना लड़ रही है, तो सेना, अगर युद्ध होता है तो कोई एक सैनिक लड़ने नहीं जाएगा, बहुत सारे सैनिक जाएंगे, यानी समूह हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। गवैयों की टोली आई, यानी गवैया एक नहीं होगा, बहुत सारे गवैये होंगे जो गाय को लेकर या भैंस को लेकर चराने गए होंगे, वो उनको लेकर आएंगे। भेड़ों का झुंड आया, कोई अकेला भेड़ नहीं आ रहा, पूरा झुंड आ रहा है, पूरा समूह आ रहा है, पूरा ग्रुप आ रहा है भेड़ों का। हाँ, वे दो गुटों में बट गया है। दो गुटों में बट जाना यानी दो तरफ से किसी एक रोटी के दो टुकड़े कर देना, किसी चीज का बट जाना उसको कहते हैं। जैसे कि कक्षा, पंक्ति, सेना, टोली, झुंड, गुट, ये सभी शब्द एक समूह के बारे में बता रहे हैं। परिभाषा देखो, जो शब्द प्राणी और वस्तुओं के समूह के बारे में बता रहे हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो शब्द प्राणियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में आपको समूह बताता है, ग्रुप बताता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न 8 दिया है, उस हिसाब से समझो, समझ पाओगे अच्छे से उदाहरणों के द्वारा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि चलो कुछ पॉइंट्स दिए हैं। प्रश्न 8 में दिया है कि शब्दों को पढ़िए और उन्हें संज्ञा भेदों के अनुसार छांटकर लिखिए। तो व्यक्ति संज्ञा में क्या आएगा, जाति संज्ञा में क्या आएगा और भाव संज्ञा में क्या आएगा, वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कौन व्यक्तिवाचक है। ईमानदारी भाववाचक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो पेड़ों का समूह, तो वो जाति दर्शाती है। व्यक्ति कौन है, तो व्यक्तियों में स्त्री व्यक्ति है, मछली व्यक्ति है, नहीं मछली जातिवाचक में चली जाएगी, तो गरीबी जातिवाचक में चली जाएगी। यहाँ पे उस तरीके से आपको बताना है। मैं पेज शेयर करती हूँ ये भी लिखकर। खत्म हो गए, सेकेंड पेज, लास्ट पेज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, फिर हाँ सॉरी, उसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा भी है और समूहवाचक संज्ञा भी है, तो हम वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। 1 किलो दाल, ठीक है, तो उस हिसाब से जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ ऊपर दिए थे, वो मैंने नहीं देखे थे, तो यहाँ द्रव्यवाचक और समूहवाचक में भी चला जाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। इसीलिए कुछ उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को जाने। जैसे कि इसके अंदर जो समावेश होगा, बेटा लाइट सरखी करे छे, पेला थांभला वाळा आया छे। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और भाववाचक संज्ञा। भाई तो भाईचारा, मानव तो मानवता, कवि तो कवित्व, बच्चा तो बचपन, मित्र तो मित्रता, मीठा तो मिठास, गोल तो गोलाई, ऊंचा तो ऊंचाई। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे आपको एक प्रकार की सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और संज्ञा दी है, तो इनका ही एक रूप बना जो भाववाचक संज्ञा में माना जाता है। विशाल तो विशालता, हंसना तो हंसी, उड़ना तो उड़ान, लिखना तो लिखावट और पढ़ना तो पढ़ाई। यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा को अलग करना है। जैसे मानव तो मानवता, लिखो यहाँ पे मानवता। गोल तो गोलाई, बच्चा तो बचपन,
ऊंचा तो ऊंचाई, पढ़ना तो पढ़ाई, विशाल तो विशालता, हंसना तो हंसी और मित्र तो मित्रता। तो जहां पे आपको शब्द दिए हैं वहां संज्ञा का भाववाचक संज्ञा बतानी है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा ये गोलाई लिखा तो है, इतना ऊपर बोला नीचे बोला तो भी ध्यान नहीं होता आप लोगों का, बोलो। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द की एक्सरसाइज में भेज रही हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखोगे, साथ में आज वर्कबुक करोगे और